ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहां पर आए हैं डेमो क्लास के लिए फॉर स्पेशली फॉर द जेई, एचपी, एचआर और पीबी। ओके, मैं अरुण सर, ठीक है। लास्ट 13 ईयर से मैं लेक्चर ले रहा हूं जेई के लिए स्पेशली, ठीक है। ओके, मेरे यहां पर आने का कारण है कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम यहां क्लास लेने आ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ यहां हम डिस्कस करते हैं कि मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एचपी, ओके, हरियाणा और पंजाब के लिए मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट कौन सा है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल। ओके, बेसिक, जब तक बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका क्लियर नहीं होगा तब तक ये दो सब्जेक्ट जिसमें कि आपके 60% वेटेज होते हैं जेई के लिए, स्पेशली फॉर जेई, स्पेशली फॉर जेई 60%। वो एचपी हो, एचआर हो या पीबी, या तुम एसएससी के लिए पेपर दे रहे हो, ये 60% वेटेज यहां होगा, स्पेशली फॉर एचपी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट टू ईयर से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से भी आ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बाकी ये आपके लिस्ट वेटेज होते हैं, मेजरमेंट से कभी क्वेश्चन आ गए तो ये 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं, यूटिलाइजेशन से आया तो इसी तरह 2 to 3 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहां पर बात किया जाए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो लेक्चर है वो खुद मैं ही लूंगा, ठीक है। ओके, यहां पर मशीन और पावर सिस्टम जो भी यहां पर लेक्चर आपको लेने आएंगे फैकल्टी ऑनलाइन बाय गेट गुरुज एंड गेट रेवोल्यूशन, ओके बेटा, तो वो हमेशा मैक्सिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा उनके पास, और वो उसके साथ ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड होंगे। ओके, ऑलरेडी वो जेईई का पेपर क्लियर कर चुके होंगे। तो यहां पर सारे के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी ही आपको मिलेंगे और उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि पेपर कैसे क्लियर करना है। मेरे को यहां पर इंपॉर्टेंट है कि पेपर क्लियर कराना। ओके, जो और भी ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं आपके तो वो सारे लेके चलते हैं, लेकिन हम स्पेशली एचपी, एचआर और पीबी के स्टेट के ही पेपर लेके चलेंगे, और यहां पर हम आपको पेपर भी सॉल्व करके दिखाएंगे जो लास्ट ईयर के पेपर्स आ रखे हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां पर आता है जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। देखो यार, जो बेटा आपके प्रीवियसली ये बोल रहे हैं, आजकल जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके लिए बेटा, सबके जो भी आपका कंपटीशन होता है लास्ट के 500 स्टूडेंट के ही बीच होता है बेटा, 500। और वो 500 स्टूडेंट में एक्यूरेसी देखा जाता है टेक्निकल में बेटा, मैक्सिमम आपको कहां एक्यूरेसी देखा जाता है, क्योंकि आजकल सारे के टेक्निकल अच्छे हो गए, सारे बच्चों के टेक्निकल अच्छे हो गए। यदि आपके बात किया जाए 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें टेक्निकल आपके 80 मार्क्स लेट अस सपोज, तो याद रखना जैसे आजकल का पेपर का पैटर्न चल रहा है बेटा और जैसे सारे तैयारी चल रहे हैं बच्चों में, तो ये 100% आपके 50 to 60 मार्क्स कवर कर जाते हैं, 50 to 60 मार्क्स कवर कर जाते हैं बेटा, ध्यान से देखना, 50 to 60 मार्क्स हो जाते हैं यदि आपने ठीक किया है। तो मैक्सिमम बात एक्यूरेसी पे होगी, और एक्यूरेसी और पेपर कैसे आपको हैंडल करना है ये सारी बातें यहां सिखाई जाएगी, ठीक है ना। कि आपको प्रेशर नहीं लेना है कि प्रेशर है सर, पेपर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो नहीं, ठीक है ना। एक्यूरेसी पर बहुत इंपॉर्टेंस ध्यान दिया जाएगा, कैसे हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो मेरी बात रही यहां, तो सारे बच्चे आपके 50 to 60 मार्क्स ले ही आते हैं, जिनको यानी रैंक होल्डर जो कि यहां पर क्वालिफाइड होना है, ठीक है। तो मेरे लिए बात होता है ये जो है आपका एप्टी, रीजनिंग और स्टेट जीएस, जो भी आपका एचपी का दे रहे हो, हरियाणा दे रहे हो, पीबी, कुछ कुछ पैटर्न चेंज हो जाते हैं। पैटर्न चेंज का मतलब कहीं कहीं पेपर में थोड़ा सा इंग्लिश भी आ जाता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि सिलेबस कितना चेंज हो रहा है वो मेरे को पैटर्न नहीं लेना, लेकिन जो भी आपको पेपर क्रैक करना है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना, वी आर गोइंग टू डील विद द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पेपर होंगे वो, ओके, तो वहां पर ना कुछ कुछ पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, तो ये तो रहते हैं कम से कम। एप्टी, रीजनिंग, ओके, हो सकता है कभी कभी रीजनिंग ना हो, एप्टी हो, स्टेट
जीएस हो बेटा, ठीक है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि ये 20 मार्क्स का है बेटा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए ये है कि इस 20 मार्क्स में आपको मैक्सिमम 10 क्रॉस करना है। 10 to 15 मार्क्स के लिए आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि आज जो भी पेपर क्रैक करना है, ठीक है ना, अब वो पैटर्न नहीं रह गया लास्ट जो चल रहे थे लास्ट 5 इयर्स के, आपने 50% लाए और पेपर क्रैक कर लिए, क्योंकि अब पेपर कोई टफ नहीं रहता। आप बोल देते हो कि सर बहुत ज्यादा टफ आया था, जैसे इस साल के गेट के बारे में बातें कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल का पेपर टफ था। पेपर टफ नहीं था बेटा, उसमें ना उन्होंने लैंदी पेपर बनाया था, तो उस लैंदी को हमें कैसे हैंडल करना था वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आपको थोड़ा न्यूमेरिकली अपने आप को स्मार्ट बनाना है। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो कट ऑफ आज है वो 70 to 75 मार्क्स होता ही होता है, ठीक है ना, एबव भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कि आपका पेपर कैसा है, ठीक है ना। तो आप कंफर्टेबल जोन में जाओ तो आप यार 80 के पास ही चले जाओ, 80 मार्क्स चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से आया जाएगा। और कैसे लाया जाएगा यहां सारा बात बताया जाएगा कि हम 80 मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है, खास करके एचपी, एचआर और पीवी बच्चे को, पंजाब वाले बच्चे को, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस पैकेज के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे, ठीक है ना। पैकेज के अंदर लेट अस सपोज किसी बच्चों का क्लास छूट जाता है किसी बाय चांस रीजन से, तो यहां पर हम आपको लाइव लेक्चर तो रहेगा, उसके साथ वी हैव ए रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, लेक्चर का रिकॉर्डिंग रहेगा। आप यहां पर कंफर्म करोगे सर मेरे लेक्चर छूट गए थे, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। लाइव लेक्चर डेली बेसिस पे चलेंगे, ओके, ठीक है। उसके साथ बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये जो पेपर क्रैक करने का मंत्र है, पेपर क्रैक करने का मंत्र है बेटा। यदि किसी को बोला जाए बेटा पेपर क्रैक कैसे करना है, तो कुछ मत करो यार, आप जेई का बात कर रहे हो तो सिंपली लास्ट जो ईयर्स है, लास्ट ईयर है, जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और डाउट लेक्चर के साथ, यानी डाउट लेक्चर यानी टेस्ट चलेंगे, उसमें डाउट लेक्चर में आपने एक एक सिंगल कुछ भी डाउट होता है, यानी डाउट कुछ भी आगे लेके नहीं चलना आपको। यदि डाउट है तो हमेशा आपका वीकली डाउट लेक्चर यहां हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज द डाउट लेक्चर। आपको वीकली ये चलेगा, ठीक है, ये वीकली हम ये प्रोवाइड कराएंगे आपको डाउट लेक्चर, ठीक है। और किस टॉपिक पे चलेगा ये सारे डिस्कशन आपको पहले ही प्रायर आपको नॉलेज दे दिए जाएंगे, ओके। और ये वीकली टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टॉपिक वाइज करेंगे हम। क्या करेंगे? टॉपिक वाइज। जैसे लेट अस सपोज मान लो मैंने अभी लेक्चर लिया बेसिक इलेक्ट्रिकल का, बेटा क्या लिया मैंने? बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर लिया, ओके, बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें बोला जाए बेटा होता है केसीएल एंड केवीएल, ये सबको पता होगा, ठीक है ना, जो आपके लिए। तो यहां पर केसीएल केवीएल दोनों के लिए ही टॉपिक वाइज हम टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद ये हम टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है ना, ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज शुरू होंगे, ओके बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर क्रैक करने का मंत्र है कि आपको हमेशा टेस्ट देना है, ठीक है, और क्लास अटेंटिव रहना है, क्लास अटेंटिव रहना है। इस क्लास पूरा आप जैसे भी लेक्चर चल रहे हैं, और वो ऑनलाइन, इतना डरने की बात नहीं बेटा कि ऑनलाइन चल रहे हैं तो हम इतने इंटरेक्टिव रहेंगे एक दूसरे के साथ कि आपको फील नहीं होगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आपको लगेगा कि सर यही है और आप प्रेजेंट हो क्लास में, ठीक है ना। आपको सिर्फ डाउट करना है, जहां इवन ए सिंगल वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा आप वहीं पर सर को रोकोगे, या मेरा लेक्चर हो या कोई भी लेक्चर हो, आप एकदम आपके डाउट्स तुरंत ही सॉल्व किए जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं बेटा कि ये जो हम नेक्स्ट लेक्चर आपको लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट शुरू होगा जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा यार, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको मैथ्स का जरूरत पड़ेगा, मैथ्स इतना ज्यादा नहीं कि आप ये अभी ही डर जाओ, मैथ्स इतना ज्यादा नहीं चाहिए। मैथ्स मेरे को बेसिक आपको चाहिए कि आपको ऐड करने आता हो, ये नहीं कि बेटा कि आप ऐड नहीं पढ़ के आए हो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐड आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, ठीक है बेटा। और कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स हम यहां यूज करेंगे, वो टेक्निकल वर्ड्स आपको समझ में आएंगे, वन बाय वन टेक्निकल वर्ड्स जो यूज करेंगे हम यहां पर ना। सबसे पहले दिक्कत ये होता है ना बच्चों में कि उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है,
वो हम यहां पर ध्यान देंगे। और वो क्वेश्चन को हम 3-3 वैरायटी से बताएंगे। किसी क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगता है और इसी क्वेश्चन को हम 30 to 15 सेकेंड में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जेई में यही चीज है कि एक्यूरेसी के साथ हमारे पास टाइम बहुत मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम 100 क्वेश्चन कर ले। यदि आपके पास 2 आवर्स का टाइम है यानी 120 मिनट्स है और 100 क्वेश्चन है, तो हम उसको 60 to 75 मिनट में करके फिर से उसको रिवीजन कर पाए। तो मैनेजमेंट यहां पर काफी अच्छे हाई क्वालिफाइड फैकल्टी है जो आपको बताएंगे कि आपको हर सब्जेक्ट है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल का तो आज के बाद जब मेरे लेक्चर क्लियर हो जाएंगे, पूरा लेक्चर हम कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कितने आसान सा ये सब्जेक्ट था। ये कि जो आपको लगता है कि यार ये कैसे करेंगे, ये हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब हम पूरा ये कंप्लीट करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, सबसे आसान सब्जेक्ट तो बेसिक इलेक्ट्रिकल ही था, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि ये इसका सिलेबस कैसे जेई के लिए होता है, सिलेबस कैसे जेई के लिए होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम सिलेबस का बात करेंगे बेटा, डिस्कस ओनली बेसिकली सिलेबस का बात करेंगे, ओके। थोड़ा सा सिलेबस का बात करेंगे, ओके बेटा। सिलेबस कैसा होगा, आपका सिलेबस का बात करोगे बेटा यहां पे, ओके, ठीक है। सिलेबस, तो सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप थोड़ा सा मटेरियल के बारे में जानो कि हम इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल। देखो, जब भी आप एक चीज याद रखना, किसी चीज का एनालिसिस करना है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम समझा रहे हैं। आज के बाद ये दिक्कत कभी भी नहीं करेगा आपको। कभी भी किसी चीज का एनालिसिस करना है, होता है नहीं कि यार गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो गाड़ी में हम सीसी देखते हैं, ठीक है ना, कितने सीसी का है, क्या किलोमीटर है। तो वो सारे गाड़ी के लिए, वो मारुति का हो, हुंडई का हो या टाटा का हो यार, चलो ठीक है ना, वो सारे का एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है कि सर बेटा किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर कितना माइलेज दे रहा है, डिपेंडिंग अपॉन पॉकेट, कितना हमारा पॉकेट है कि 8 लाख का गाड़ी खरीदना है। तो एनालिसिस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, एनालिसिस करना कि हम कैसे एनालिसिस। तो किसी भी चीज का, यदि आप बात कर रहे हो मशीन है, आपका पावर सिस्टम है, इसीलिए मैंने बोला दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल, कि हमको एनालिसिस करना। एनालिसिस करना है तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो प्राइमरी बेसिक एलिमेंट होते हैं, बेसिक वेरिएबल होते हैं, आज सीखोगे आप, बेसिक वेरिएबल होते हैं, दैट इज आज को कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे डायोड, यदि आपको डायोड का भी एनालिसिस एनालिसिस करने दिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पर उस डायोड को आपको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना होगा। आप देखा होगा, आपने क्वेश्चन किया होगा। तो यानी एनालिसिस करने के लिए हमेशा हमको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल। तो उसमें बेसिक वेरिएबल कौन सा होता है, यदि आप प्राइमरी बात किया जाए तो दैट इज वोल्टेज, यस बेटा, वोल्टेज एंड करंट। इसके बिना तो हम सोच नहीं सकते हैं, यानी ओके बेटा। यानी दूसरा बात करते हैं बेटा, यहां सेकंड बात करते हैं कि हम लेके क्या चले बेटा। यदि दूसरा बात करते हैं, यहां पावर होता है, आपने देखा, एंड एनर्जी बेटा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सर आपने एक बात बोला कि हमको जब एनालिसिस करना हो तो उसको वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करना होगा, तो उसको अरेंज करना होगा। तो अरेंज जब बात करते हैं तो यहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आते हैं, ठीक है ना, दैट इज 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमें इसी एनालिसिस टॉपिक 1 में पढ़ना है बेटा, ठीक है ना, टॉपिक 1 में, दैट इज नेटवर्क एंड सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा, नेटवर्क एंड सर्किट, ठीक है ना। नेटवर्क क्या है और सर्किट क्या है आपको क्लियरली, ये नेटवर्क और सर्किट से ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा एलिमेंट जनरेट होता है। आपसे बात किया जाए भाई सर्किट क्या है सर, तो यार नेटवर्क क्या है, तो आप देखते हो नेटवर्क का मतलब क्या होता है यार। आप जैसे अभी ये मॉडेम नेट चल रहे हैं तो देखते हो आप ना वायर से कनेक्ट कर करके इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक बना देते हो। यानी वी हैव सम सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मस्ट बी देयर इज ए डेस्टिनेशन। यदि सोर्स है और डेस्टिनेशन नहीं है तो व्हाट इज योर एनालिसिस, कोई एनालिसिस नहीं होगा। आप 10 Mbps ले रहे हो कि 100 Mbps ले रहे हो, वी डोंट नो ना,
जब हमने इनपुट तो दे दिया 10 एमबीपीएस, कैसे एनालिसिस करोगे कि वो 10 एमबीपीएस है आउटपुट पे? ओके, तो इसके लिए एनालिसिस करने के लिए वी मस्ट हैव ए सम सोर्स एंड वी मस्ट हैव ए सम डेस्टिनेशन। क्लियर है? कोई सोर्स होना चाहिए और कुछ ना कुछ उसका डेस्टिनेशन होना चाहिए, तभी एनालिसिस होगा। तो यहां पर वही चीज होता है, एक नेटवर्क और एक सर्किट। ये बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और जो एलिमेंट का बात करते हैं ना, जो जेई के पेपर में आता है बेटा, दैट इज आर, एल और सी। यानी आज के बाद कभी भी इलेक्ट्रिकल में एनालिसिस करना है और नेटवर्क बना रहे हो बेटा, तो वहां पर मस्ट वो आर, एल और सी ही होगा। अब इसका नेचर हम बाद में करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है बेटा? क्या होता है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि हमें 10 एमबीपीएस का नीड देना है, तो उसमें क्या एलिमेंट लगेगा, क्या आप लगा रहे हो, क्या फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हो। 100 एमबीपीएस का लेना है तो उसके लिए क्या एलिमेंट्स लगा रहे हो। यानी आपको नेटवर्क बनाना है ना, तो एलिमेंट का अरेंजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वही अरेंजमेंट यहां पर सिखा के हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन नेचर क्या अप्लाई कर रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट। जैसे एक एग्जांपल आपको बताया, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, सबको पता हो जेई वालों को, एक फैबुलस क्वेश्चन आता है आपका जेई में पेपर में कि एक्टिव एलिमेंट बताओ बेटा और पैसिव एलिमेंट। आज के बाद ना कभी एक गलती नहीं करके आओगे। आज के बाद हम डेफिनेटिव बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि विच वन इज द एक्टिव एलिमेंट, विच इज द पैसिव एलिमेंट, कभी गलती हो ही नहीं सकता आज के बाद। आज के क्लास के बाद ये कभी गलती नहीं करोगे बेटा आप लोग। आज के बाद जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हो, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ओपेम, बीजेटी, यानी जिसमें भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज करने की क्षमता हो, जैसे डायोड आप बात करते हो, रेक्टिफायर जैसा यूज करता है। क्या करता है बेटा? रेक्टिफायर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहा है ना, एसी को डीसी में चेंज कर रहा है ना। ओके, जो ये बातें चेंजिंग वाली बातें आ जाएगी, वो बेटा हमेशा पैसिव एक्टिव एलिमेंट होता है। सॉरी, सारे के सारे क्या होते हैं? एक्टिव एलिमेंट। जिसमें कैरेक्टरिस्टिक चेंज करने की भावना आ जाए, वो सिंपली क्या कहलाएंगे? एक्टिव एलिमेंट। तो आज के बाद ये याद रखना कि जितना आप इलेक्ट्रॉनिक, थायरिस्टर ये सब पढ़ते हो ना, एससीआर, सारे के सारे एक्टिव में आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एक्टिव। और उसके साथ इलेक्ट्रिकल में बात करो तो बेटा कुछ मत करना, वोल्टेज और करंट सोर्स सिर्फ एक्टिव होता है। क्या बेटा? वोल्टेज और करंट सोर्स सिर्फ एक्टिव होता है, और आरएलसी पैसिव एलिमेंट होता है। आरएल, तो याद रखने का तरीका सिंपली आरएलसी कर लो, पैसिव है। उसके बाद कोई भी ऑप्शन में आ जाए बेटा, सबको मार देना एक्टिव। ठीक है ना? सबको मार देना एक्टिव। क्लियर है? ओके, नाउ ये क्लासिफिकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बेटा। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, 1 by 1 क्लास लेंगे अभी आपका, तो हम आपको सारा कुछ इसमें बताएंगे। अब नेक्स्ट का बात करते हो बेटा, इसी में हम नेक्स्ट यूनिट का बात करते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने पहले ही बोला था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में ना एक भगवान थे, ठीक है ना, उनके बारे में बात करेंगे, दैट इज किरचॉफ। ठीक है ना? भगवान थे वो, उन्होंने ऐसा दे के चले गए कि आगे हम इंजीनियर सब परेशान है इसको लेके। तो आज के बाद ऐसा परेशानी आपके साथ नहीं आने वाला है। ठीक है? तो हम बात क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे जेई के पेपर में ऑलमोस्ट सारे जो थ्योरम पढ़ते हो ना, वो कहने को थ्योरम है। ठीक है ना? किसी चीज को थ्योरम में क्यों कन्वर्ट किया कि आज के बाद क्लियर हो जाए आपको कि करना तो हमें हमेशा किससे है? केसीएल और केवीएल से। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो होगा, दैट इज केसीएल एंड केवीएल। अरे बेटा, इससे पढ़ने से पहले ना 2 वर्ड क्लियर कर लेना अपने माइंड में, और ये क्वेश्चंस आप कर लोगे। दैट इज, वन इज द नोड, अनदर इज द ब्रांच। नोड, ठीक है बेटा, इसको पढ़ने से पहले आपको नोड पता होना चाहिए, ब्रांच पता होना चाहिए। ठीक है ना? ये बातें बताए नहीं जाते, बस कह दिए हो गया। नोड, ब्रांच, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा लूप और मेस के बारे में पता होना चाहिए, फिर ये क्लियरली कर लोगे यार क्वेश्चन। ठीक है ना? ओके, तो देखो आज के बाद ना आप थ्योरम क्यों यूज किए हैं, क्या रीजन हुआ। देखो, मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है कि हम एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन होना चाहिए, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन होना है। अब भैया 10 वेरिएबल हो और तुमको बोले इसको सॉल्व करो, तो क्या करोगे? बहुत टाइम लगेगा ना, लेंथी मेथड हो जाए ना। तो मेरे को आज के बाद नेटवर्क या बेसिक इलेक्ट्रिकल में एक ध्यान रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। क्या करना है हमको बेटा? क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो एक मंत्र आज के बाद याद रख लेना कि आप कोई थ्योरम यूज करो, यानी इसके बाद थ्योरम केसीएल केवीएल क्यों लेंदी हुआ, क्योंकि हम जब इसको यूज करेंगे तो इट टेक्स अ लॉट 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 नंबर ऑफ इक्वेशन। उस इक्वेशन को रिड्यूस करना, उस इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए थ्योरम पढ़ा आपने बेटा, तो वो यहां नहीं एप्लीकेबल है, वो हर सब्जेक्ट में, या मशीन पढ़ो, पावर सिस्टम, एनी सब्जेक्ट, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप वहां पे कंफर्टेबल हो गए जहां पर नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत कम हो जाए। मेरे लिए एक हो जाए तो और बढ़िया है यार, एक हो जाए तो वो बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने इस समय ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये लाइन बड़ा क्लियर करेगा आपको आगे चल के। जितना भी हो, आप जो भी नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। देखना सबसे इसमें अब टॉपिक 3 में यहां के बाद, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा हो जाएंगे बेटा, करेंगे आप, ठीक है ना। केसीएल केवीएल के लिए बेस पे थ्योरम्स होते हैं, यानी ये टॉपिक नंबर 3 जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आता ही आता है, इसमें आपके पेपर में आता ही है, ठीक है ना, थ्योरम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस में ना, ये जो आपको मैंने प्रीवियस क्लास लिया ना, ये जो आरएलसी लिखा ना बेटा, इसमें एक पेपर ना इसके क्लासिफिकेशन पे, यानी आपका क्लासिफिकेशन पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट निकालना। तो आज के बाद ना ये इक्विवेलेंट तो तुम लोग ऐसे ही पढ़ रखे हो गया, कभी सिमेट्री नहीं चेक किया होगा, कभी लैडर पता ही नहीं होगा, लैटिस क्या होता है पता ही नहीं है, लैटिस क्या है पता ही नहीं है मेरे को, ठीक है ना। हम यहां पर इक्विवेलेंट निकालने के 5 मेथड्स देखेंगे, और कौन सा मेथड कब यूज करेंगे वो आपको यहां पर बताया जाएगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट निकालने में इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि क्या बताएं, एकदम कंफर्टेबल, कि किसी भी आर इक्विवेलेंट निकालना है, एल इक्विवेलेंट निकालना है, या सी इक्विवेलेंट निकालना, ये क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है ना। इसके प्रॉपर्टीज पे भी एक क्वेश्चन होता है, इसके प्रॉपर्टीज पे, जेई खास करके प्रॉपर्टीज याद होगा, प्रॉपर्टीज मतलब बेटा कि हमने उसको लेंथ को स्ट्रेच कर दिया, याद होगा आपको क्वेश्चन, कि यहां पर थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करता है, आपको क्या करेगा, परसेंटेज और रेशियो वाला क्वेश्चन होते हैं। यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जेई वालों के लिए, कि यहां पर इसको ना ये परसेंटेज में बोले ना, मैथ्स मेरे को थोड़ा चाहिए और मैथ्स नहीं भी आता है तो यहां पर तो सिखा ही देंगे आपको, डोंट वरी, यहां पर आपको नॉलेज आ ही जाएगा कि मैथ्स भी यहां पर क्लियर करा देंगे हम, कि परसेंटेज का बात करना है और रेशियो बात करना है, ये दोनों क्लियर करा देंगे। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसके प्रॉपर्टीज पे याद होगा आपको, आर इक्वल टू क्या लिखते थे, रो एल बाई ए, यानी लेंथ को बढ़ा दिए, एरिया को बढ़ा दिए, तो क्या चेंजेज आ रहा है, कितना इसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा है, तो सारे परसेंटेज और रेशियो पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक इसका क्या क्लासिफिकेशन पे, जो कि यहां थ्योरम में, ठीक है ना, जो कि यहां पर थ्योरम में बात करने के लिए हमने क्या किया था, स्टार डेल्टा जो बताना, तो वो वहीं पर करेंगे हम, ठीक है ना। तो अब थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे वर्स्ट केस होता है यार, बात करोगे सबसे पहला कि सर पहला बताइए, ये सबसे बेकार थ्योरम है, कभी पढ़ना भी नहीं और इसका यूज भी नहीं करेंगे हम, मेश एनालिसिस। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो कैसे आपके जेई के पेपर में पूछे जाते हैं, वेल बताया जाएगा कि कैसे जेई में आए हैं और क्या करना। नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन पूछा था, क्योंकि मेश एनालिसिस आपको बेस्ड होता है केवीएल पे, आपको पता होगा किस पे बेस्ड होता है बेटा, केवीएल पे। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको 1 by 1 बेटा, ठीक है ना। किस पे बेस्ड होता है, केवीएल पे बेस्ड होता है। यदि हम नेक्स्ट बात करें बेटा, क्या बात करें हम, नेक्स्ट बात करें तो यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा तो हम लेके चलते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरम, जो कि बहुत आसान कर देगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत वही बेटा, ये वाला, आपको ये वाला ध्यान रखना है, जिससे नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होगा उसी थ्योरम को हमको वहां पर यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइजेशन आपको यहाँ ना, थ्योरम आपको नहीं होता है बेटा, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार सर ये बता दो कि मेश कब लगाना है सर, नोडल कब लगाना है सर, वो आज के बाद क्लास ओवर होने के बाद ये डाउट तो कभी ना रह जाएगा आपको। ये डाउट तो इम्पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चन दिया जाए, देखते ही आप नहीं बता दोगे सर हम यहाँ नोडल लगा के तुरंत कर दे, ठीक है, या यहाँ सुपर पोजिशन लगा के तुरंत कर दे। हाँ, लेकिन आपका नॉर्टन और थेवेनिन और मैक्सिमम पावर वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है क्वेश्चन में, कि आप बेटा इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना दो, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। लेकिन मेश, नोडल और सुपरपोजिशन में कंफ्यूजन होता है, ये कब हम लगाए।
तो यहां के बाद आपको डाउट कुछ भी नहीं रह रहा है। तो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है बेटा, दैट इज नोड एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत जल्दी हमें क्वेश्चन कर लेंगे इससे, नोड एनालिसिस यार, ठीक है ना। ये बेस्ड किया जाए तो केसीएल होता है। यहां पर दिखेगा आपको कि ये इससे क्यों इंपॉर्टेंस है, कि इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन कम होते हैं, सेम नेटवर्क के लिए, सेम नेटवर्क के लिए करके। इसी के लिए मैंने बोला कि ये वाले बातों को मेरे को ध्यान में रखना है कि जहां नंबर ऑफ इक्वेशन होगा वहीं पर कम है। इसी के लिए मैंने बोला कि भैया ये देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आपका। हाँ, अब यहां देखो, ये कब यूज करेंगे बेटा, थर्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें कुछ ना डिस आता है कि जब आपका नंबर ऑफ इक्वेशन इन द नोड मोर देन टू यानी 2 से ज्यादा हो रहा है, तो बेटा उस जगह पर आप सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करोगे, सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करोगे। अभी बताते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करोगे बेटा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। हाँ, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 से ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ इक्वेशन इज ग्रेटर देन 2 हो जाए, तब हमें सुपरपोजिशन का यूज करना है। नहीं तो कभी भी क्वेश्चन आए तो आप नोडल से यूज करोगे, ना तो आप मेश यूज करोगे, ना तो सुपरपोजिशन यूज करोगे। क्लियर है। इसमें नेक्स्ट एक कंडीशन लेके चलेंगे, देखो यहां पे। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होते हैं जो कि आपको बोले जाते हैं बहुत आसानी से। फोर्थ बात करोगे तो आपका होता है थेवेनिन थ्योरम। बेटा ये सब ना क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। थेवेनिन और थ्योरम के ना 3 तरह के क्वेश्चन ही होते हैं यार, ठीक है ना, और उसमें 2 ही जेई के लिए आता है। यदि इफ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑफ ए, देन द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द थर्ड केस, अदरवाइज ओनली 2 केसेस। ओके, बस 2 ही केस होंगे बेटा, थर्ड केस नहीं आता है, यदि जेई के पेपर में उतना नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तीसरा केस भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे कि मान लो लेटर सपोज पेपर टफ बना, हो सकता है, तो हम तीसरा केस भी बहुत आसानी से देखेंगे, टाइम नहीं लगेंगे। तो इसमें जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से पूछे जाते हैं। ओके बेटा, थेवेनिन इक्विवेलेंट अब फिक्स होता है, या तो थेवेनिन आएगा या तो नॉर्टन आएगा। इक्विवेलेंट सर्किट पूछा जाता है, जैसे इसमें वीटीएच एंड आरटीएच, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों का मीनिंग भी बड़ा डेंजर है बेटा। ओके, थोड़ा डेमो क्लास है तो सारी बातें थोड़ी बताने हैं, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं। आगे हम पूरे क्लास में ना पूरे डिटेल में चलेंगे, ये नहीं कि थोड़ी सी बात है, एकदम डिटेल। ओके, जो कि आप एक भी क्वेश्चन उसके बाद ना बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लियर हुआ ना आपका, तो मशीन पावर सिस्टम में कोई डाउट नहीं। और ज्यादा करके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एचपी वाले, पीबी, जो पीबी का वैकेंसी भी अभी आया हुआ है, ओके, तो वहां पर और बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ना आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो यदि आपका ये क्लियर है, जैसे हमने बोला ना कि डायोड का, बीजेटी का, मॉसफेट का हमको एनालिसिस करना होगा, तो सारे डायोड, बीजेटी और मॉसफेट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो बहुत काम आने वाले हैं ये सारे। इसी फिफ्थ थ्योरम का बात करो बेटा, तो आपके आते हैं नॉर्टन थ्योरम। क्या आता है बेटा? नॉर्टन थ्योरम आता है बेटा। ओके, क्या आता है? नॉर्टन थ्योरम आता है। ओके, इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। इसमें एक आईएससी, सबका मीनिंग होता है बेटा, जो भी वर्ड लिख रहे हैं ना, इस सारे के मीनिंग ऐसे नहीं लिखा हुआ। आईएससी एंड इसको आरएन बोल लो या आरटीएस, दोनों बराबर ही होता है बेटा, दोनों ही बराबर होता है। ओके, अब इन्हीं चीज के लिए एक आप यूनिट पढ़ते हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट पढ़ते हो, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है आपका मशीन में, और हर जगह यूज होता है कि आपको मैक्सिमम, जैसे आपको जल्दी से जल्दी क्लियर करना है एग्जाम, तो किसी चीज का ना मैक्सिमम चीज देखा जाता है, नॉट ए मिनिमम। ओके, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस करना होता है, तो एक थ्योरम होता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसमें भी 4 वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यदि हम बात करते हैं यहाँ, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम, और देखो ये इतना, ये टोटल ही डिपेंड करता है, यदि बात किया जाए तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका थेवेनिन या नॉर्टन। आप लोगों ने थेवेनिन सबने पढ़ाया होगा, लेकिन नॉर्टन से ही क्वेश्चन कैसे मैक्सिमम पावर में थ्योरम में किया जाता है वो हम बताएंगे आपको। बहुत आसानी से किया जाता है। ओके, मैक्सिमम पावर थ्योरम के क्वेश्चन जितने मशीन ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो हम मैक्सिमम इफिशिएंसी देखा जाता है। तो जब आप
आपको पता है एफिशिएंसी का बात करेंगे तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो मेरे लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए मैंने सेकेंडरी बात किया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ये देखो, ये यूज हम डायरेक्टली देखो थ्योरम्स में इसी में यूज कर सकते हैं। ये जो रूल बता रहे हैं आपको बहुत आसान से होता है, और ये मेरे को नहीं लगता है आपको 20 मिनट्स में ये जो आगे पढ़ा रहे हैं वो 20 मिनट्स के सिलेबस में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 20 मिनट्स, ओनली 20 मिनट। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं नहीं नहीं, उससे ना हम क्वेश्चन करना बहुत आसान कर देंगे आपको। जैसे आपका एक होता है बेटा, बात करोगे दैट इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी बड़ा आसान हो जाएगा इससे। ठीक है ना, रेसिप्रोसिटी एक सिमेट्री होता है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल और सिमेट्री का बात करेंगे। ओके, अब इसी में आप 8 का बात करोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसे क्वेश्चन करना है, एक सब्स्टिट्यूशन, बस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना बेटा, और एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द जेई पेपर दैट इज नोन, जो कि 9 का बात करते हैं, दैट इज टेलिजेंस थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, टेलिजेंस थ्योरम। ओके बेटा, टेलिजेंस, और कहां कब यूज करना, बहुत टेलिजेंस ही एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क पेपर होता है। एक थ्योरम जो देखो आज क्या ना, जो चीज पावर पर रिलेटेड हो, पावर इज ए नॉन लीनियर, ठीक है ना, नॉन लीनियर वेरिएबल, ठीक है, और वोल्टेज और करंट इज अ लीनियर वेरिएबल अक्रॉस एनी एलिमेंट। ओके, यदि हम जैसे आपको ये बातों को समझो सर क्या बताना चाह रहे हैं, लीनियर नॉन लीनियर, आज का ना ये भी दिक्कत नहीं करेगा, लीनियर और नॉन लीनियर। यदि ये R है तो R के इक्वेशन में आप लिखते हो बेटा, यदि लिखना चाहते हो तो V इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, ओके, जो भी आज के बाद यहां देखना, जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा, सिंगल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो सारे के सारे लीनियर एलिमेंट होता है। यदि वोल्टेज और करंट के बीच में यदि ये दिस इज द V, बहुत बेटा आपको हम बताएंगे ना, तो वही चीज हमको चाहिए। आप याद रखना ये सारे सब्जेक्ट में काम होगा। किसी भी इक्वेशन वोल्टेज और करंट को मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए, और उसका वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ खींचना आना चाहिए। और उसमें ग्राफ इतना पैनिक मत लो यार, इतना पैनिक नहीं लेना, अभी हम दिखाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे, मजा आएगा आपको। ओके, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना आना चाहिए, वो भी करा देंगे, एकदम वही आता ही है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ओके, और आपका कांस्टेंट, ठीक है ना, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का नेचर कि कांस्टेंट हो, ओरिजिन से पास हो, या रैम्प, जो रैम्प ही बोलते हैं स्ट्रेट लाइन को। तो मेरे लिए बस वही चाहिए। क्या चाहिए बेटा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ओके, या तो ओरिजिन से पास कर जाए, देखो जैसे मैंने यहां बनाया, ओरिजिन से पास कर जाए, या कांस्टेंट बन जाए। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए यार कि आपको बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। क्योंकि देखो ज्यादा से ज्यादा ना, कभी भी आपने देखा होगा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे बता दे रहे आपको कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, एक वर्ड हमेशा याद होता है बेटा, स्टेबल हो जाए यार। स्टेबल मतलब क्या हो, यानी जो भी एनालिसिस आप कर रहे हो ना, वो सारा चीज स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, कि स्टेबल हो जाओ। यानी बेटा स्टेबल हो गए तभी जिंदगी में एनालिसिस आपका निकलेगा। यानी जो भी एनालिसिस करना है वो मस्ट भी, वो सिस्टम क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो जो भी आप इनपुट पे सिग्नल लेते हो ना, वो सारे स्टेबल सिग्नल लेते हो। साइन और कॉस को देख लो, वो मार्जिनली स्टेबल है, और नहीं तो उसके अलावा याद करो जो आपके पेपर में आता है, थोड़ा सा बेटा लिटिल बिट टाइम आप बात करोगे तो e पावर माइनस AT UT, इसके साथ एक UT बताएंगे आपको। ये क्या होता है, स्टेबल सिग्नल। यदि आप इसका ग्राफ खींचोगे, देखो ये स्टेबल, स्टेबल कैसे पहचानोगे, यदि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो और उसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी कहीं पर भी उसकी वैल्यू इनफिनाइट नहीं होता है, दैट इज द स्टेबल सिग्नल, दैट इज द स्टेबल। तो कभी भी ये देखना, जब भी आप पढ़ोगे तो e पावर माइनस t आएगा। अब ये देखो UT, थोड़ा सा बेटा ना ये देख लो, इसी को बोला मैंने कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सीखो। UT को ना बेटा यहां पर बोलते हैं स्टेप सिग्नल। सर इंटेलिजेंस में क्यों इस तरह बता रहे हैं, क्योंकि बहुत रिलेटेड है बेटा, इंटेलिजेंस के अंदर ही यही चीज है ना कि आप पढ़ लेते हो ऊपर की इंटेलिजेंस थ्योरम बेस्ड ऑन द पावर, यानी आपका ये किसी भी सर्किट के लिए वैलिड होता है, सबसे लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, लेटरल हो, बायलेटरल हो, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो। इससे पहले जो आपने पढ़ा था उसमें सर्किट लीनियर होना चाहिए, टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए और बायलेटरल होना चाहिए, दैट इज RLC जो आपने बात किया।
लेकिन इंटेलिजेंस थ्योरम के साथ वो कुछ नहीं होता है। नेचर कुछ भी हो, यही क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा थ्योरम है कि किसी टाइप के सर्किट में लग जाता है, एनी टाइप ऑफ नेटवर्क, एनी टाइप ऑफ नेटवर्क दैट इज इंटेलिजेंट, क्योंकि बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑन P डिलीवर इक्वल टू P एब्जॉर्ब, दैट इज, ये पावर क्या भी बताया था, नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर वेरिएबल होता है। जहां नॉन लीनियर होगा, ठीक है ना, और हम सारा एनालिसिस किस में लेके चलते हैं, लीनियर में लेके चलते हैं। देखना अब सारा कुछ ये लीनियर नॉन लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो इसी के लिए मैंने बोला कि आपको जो स्ट्रेट लाइन ये बना, ठीक है ना, ये लीनियर देता है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है ना, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, कभी भी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन हो जाए, ये नहीं, इसको नहीं कह दोगे लीनियर। देखो ये ऐसे कर लो, देखो ये बेटा एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन 1, लेकिन ये वाला ये क्या है, ये सेकंड स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 2। तो मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक होता है तब वो लीनियर होता है, ऐसा कभी भी नॉन लीनियर कहलाएगा। एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पूरे टाइम या पूरे करंट पे वोल्टेज का एक, ठीक है ना, उसमें दो स्ट्रेट लाइन नहीं बनना चाहिए। यदि दो स्ट्रेट लाइन बन गया तो वो नॉन लीनियर है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा हम यही बात कर रहे थे, वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर e पावर माइनस AT UT, यानी हमें एनालिसिस जो करना होगा वो हमेशा स्टेबल का होता है, ठीक है। जैसे आपका UT स्टेप सिग्नल होता है, तुमको पता ही होगा, थोड़ा सा लिटिल बिट बात करें तो देखो दिस इज द स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल, ठीक है ना बेटा। ये सिग्नल में बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आपको मैथमेटिकली लिखने आना चाहिए, UT की वैल्यू 1 होगा जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये लिखना आना चाहिए। और ऐसे भी पता है, ये देखो यहाँ पे ये हो गया UT, आपको पता ना y इक्वल टू 4 होता था, y इक्वल टू 1 होता था, ये y हो गया, ये x हो गया। आपसे ग्राफ खींचने बोला जाता कि y इक्वल टू 4 खींचो बेटा, तो आप खींचते थे ना, ऐसे कर देते थे, 4 से ऐसे लेके ऑल टाइम के लिए खींच देते थे। तो सेम उसी तरह इस पार्ट को नहीं लेना है मेरे को, यदि कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट उसका एम्पलीट्यूड, तो मार्जिनली स्टेबल कहलाता है बेटा। ये देखो ये बात करते हो, यदि ये कहां हो, ये देखो इसकी वैल्यू कहीं पर भी इंफिनिटी ना हो बेटा, इसी के लिए देखना हमेशा स्टेबल सिग्नल का एनालिसिस होता है, अनस्टेबल का कभी नहीं एनालिसिस करोगे आप, और वो अनडिफाइंड आंसर होगा। ये चीज ना जब अंदर करेंगे ना तो और बातें बता देंगे फटाफट, ये सब आपको देखने में लेंदी है और ये बहुत ही आसान है। अगला सिग्नल का बात करो बेटा, तो आपने जैसे हमको स्ट्रेट लाइन का, दैट इज रैंप बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, जो आपने ये लिखा था, इस सिग्नल को लिखा था, ओके बेटा। बात करते हैं, दिस इज द, ये होता है बेटा, दिस इज द रैंप सिग्नल। थोड़ा सिग्नल का बात कर लेंगे तो ही आपकी बातें ठीक, बोला ना मैंने कि आपको वेव फॉर्म आना चाहिए। यदि रैंप का बात करते हो बेटा, उसका एनालिसिस RT इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर लिखोगे T, देखो स्ट्रेट लाइन का इसको, और T की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और T लेस देन 0 इक्वल टू 0 होगा, दैट इज नोन एज रैंप सिग्नल। क्या बोलेंगे बेटा, रैंप सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके। नाउ बात करते हो नेक्स्ट, एक आता है इंपल्स सिग्नल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंपल्स सिग्नल। यदि ये सब कर लोगे तो आगे आपको क्लियर है। इंपल्स सिग्नल का बात करते हो तो बेटा ये एक ही जगह उसका एरिया कितना होता है बेटा, एक ही जगह उसका एरिया कितना होता है, 1 होता है। जैसे यदि इसको लिखते हो तो डेल टी देखा हुआ लिखा हुआ, डेल टी इक्वल टू इन्फिनिटी टी इक्वल टू 0 पे, और टी नॉट इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 होता है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कितना होना चाहिए बेटा, एरिया अंडर द कर्व कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जब भी आगे नेटवर्क पढ़ने जाओ, ठीक है ना, तो ये सारे सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए कि बेटा स्टेप क्या होता है, ठीक है ना, इंपल्स क्या होता है, रैंप क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है, और साइनोसोडल, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप बात करोगे तो साइनोसोडल आपने पढ़ा होगा ना बेटा, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस, अब यहां 0 ओमेगा टी, ठीक है, यही है, ओके, या कॉस ओमेगा नॉट टी, लेकिन ऑलवेज प्रीफर साइन, ओके बेटा। तो डेमो लेक्चर है तो हर कुछ तो यही नहीं दे देंगे ना, कुछ तो आगे के लिए रखेंगे ना। तो हम ये बताना चाहेंगे कि व्हाई वी ऑलवेज प्रीफर साइन नॉट प्रीफर कॉस, ठीक है ना, कि हमेशा हम कहां यूज करेंगे, साइन ही हर जगह आपको दिखता होगा, ओके, कॉस नहीं दिखता होगा ना, कि कॉस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये भी थोड़ा सा बताएंगे।
इंटरव्यू आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो इसका आपको याद होगा कि आपका खींचते हो तो ये देखो ऐसे ग्राफ खींचते हो, यानी पीरियोडिक, दिस गोज ऑन, दिस गोज ऑन। ओके बेटा, इस साइन का। तो यहां पर आप बात करते हो बेटा, ध्यान से देना, थोड़ा सा इरेज, एक मिनट। ओके, अब यहां देखो थोड़ा सा छोटा हो गया था थोड़ा। चलो, ये एम्पलीट्यूड बराबर होता है बेटा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, ये देखो सारा एक पैटर्न का बनता है। तो जो भी आप सिग्नल एनालिसिस करते हो ना बेटा, वो सारे के सारे पीरियोडिक होता है। देखे होगा डीसी और एसी का बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी और एसी, एसी मतलब साइनोसोडल, बोथ आर पीरियोडिक इन नेचर, बोथ आर पीरियोडिक इन नेचर, दैट्स व्हाई वी कैन एनालाइज एनी सर्किट। ठीक है ना, पीरियोडिक सिग्नल है और वो मार्जिनली स्टेबल होता है, ये भी बात आपको बताएंगे। और एक नेक्स्ट जो बच गया, जो सिग्नल यूज करोगे, दैट इज देखो, यानी यहाँ पर डीसी सिग्नल, ये भी क्या होता है, पीरियोडिक इन नेचर होता है। ठीक है ना, तो अभी जो भी हम यूज करेंगे आप देखना, ठीक है ना, जो शुरू के लेक्चर लेंगे, थ्योरम यूज करेंगे, तो डीसी और एसी ही लेके यूज करेंगे। ठीक है ना, डीसी और एसी ही लेके यूज करेंगे, यानी वो नेचर सिग्नल का कैसा होगा बेटा, सबका पीरियोडिक होगा। ये भी पीरियोडिक सिग्नल होता है, और दिस इज द डीसी सिग्नल, दिस इज द ए मान लो, ये वीटी मान लो, ये टी मान लो, वोल्टेज मेरे को लेना देना है। डीसी सिग्नल भी कैसा होता है बेटा, पीरियोडिक इन नेचर, बोथ आर पीरियोडिक इन नेचर होता है बेटा। ओके, दोनों पीरियोडिक का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है बेटा, कि यहां पर बात करोगे आप, तो मेरे लिए होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, यही थोड़ा सा मैथ का जो चाहिए था, इसलिए मैंने बोला मैथ में भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, आपको पता होगा सबको, e पर पावर j ओमेगा नॉट t, इसके दो इंपॉर्टेंट चीज आता है। देखो, एक आज का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जी लगो बेटा, ये बड़ा डेंजर वर्ड है, ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये जे दिख रहा है, जिसको आयोटा कहते हैं, ये बड़ा खतरनाक चीज है यार भाई। यदि आयोटा आपको दिख जाता है, इलेक्ट्रिकल वाले खास करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, आयोटा दिखा मतलब समझ लेना उसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया जाता है, इसी के लिए कॉस साइन। इसका क्या होता है बेटा, कभी भी फ्रीक्वेंसी, इसका क्या होता है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस होता है। क्या होता है बेटा, स्पेक्ट्रम एनालिसिस, यानी इसीलिए कॉम्प्लेक्स में हमेशा देखना दो पार्ट लिखा जाता है, एक मैग्नीट्यूड, एक आर्गुमेंट। ये वर्ड देखा होगा आप लोगों ने, जब एसी पढ़ोगे ना, एसी में ये बहुत काम आने वाला है। यदि हम बात करते हैं, एसी में बहुत काम आना है, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई लिखते हो, अरे बेटा ना ये बहुत है, एक आर्गन प्लेन होता है, उसके इंपॉर्टेंस बताएंगे यहाँ पे आपको। तो x प्लस जे वाई, एक्स प्लस जे वाई, तो देखो बेटा x प्लस जे वाई, तो इसका देखते थे दो पार्ट निकालते थे, दैट इज मैग्नीट्यूड। ओके बेटा, इसको क्या बोला जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने पढ़ा ना रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, बेटा वो कहीं से नहीं आया, साइनोसोडल सिग्नल को आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से ही दिखाओगे, क्योंकि e पर पावर j ओमेगा नॉट है, तो उसको दिखाया कैसे जाता है, साइन, सॉरी क्या बेटा, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस, ये देखो ये प्लस माइनस होता है बेटा, प्लस माइनस हमेशा साइन के साथ जाता है, प्लस माइनस j साइन ओमेगा नॉट टी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। इसी के लिए मैंने बोला कि देखो यहाँ पे कॉस भी आ रहा है और साइन भी आ रहा है। ओके, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसी चीज को देखो ना, कॉम्प्लेक्स दिख गया, ये देखो ये रियल पार्ट हो गया। ओके, और ये जो होता है आयोटा के साथ, उसको बेटा वर्ड यूज किया जाता है, टेक्निकल वर्ड, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। क्या यूज किया जाता है बेटा, इमेजिनरी पार्ट। एक भी डाउट नहीं रहेगा, बता रहे क्लास के बाद ना आपको, लेक्चर के बाद कोई भी डाउट होता है तो आपको नंबर भी हम देंगे, आप डोंट वरी, आप करो, आपको फिर से समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले आपके डाउट को तो जरूर क्लियर कर देंगे, डाउट इवन ए सिंगल। हम अभी भी आपको बताया कि आपको एहसास नहीं होगा कि ये ऑनलाइन लेक्चर है कि ऑफलाइन लेक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, यहां पर आपको फैसिलिटी एकदम प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एहसास नहीं होने देंगे कि यार बेटा कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन हो। ठीक है ना, आपको हमेशा फीलिंग होगा कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन हो। ओके, नाउ अब यहां पे बात करते हैं, देखो यहाँ जैसे यहाँ मैग्नीट्यूड का बात किया, तो इसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा, e पर पावर j ओमेगा नॉट t,
इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना होगा, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, ठीक है, या प्लस लिख लो, आगे पीछे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, इसकी वैल्यू कितना होता है 1, यानी आपके पास e पर पावर j ओमेगा नॉट टी, इसका मैग्नीट्यूड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा क्या होता है 1, यानी आप चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा, ठीक है ना। यानी इसका रेडियस यदि ये बात करते हो तो इसको r मान लो, देखो रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म पढ़ोगे आगे तो यहां पर करोगे तो इस चीज को आप थोड़ा सा जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाए 1। यदि आप बात कर रहे हो तो एक सर्कल का स्पेस बनाता है, क्यों, पीरियोडिक के साथ कभी भी कोई पीरियोडिक सिग्नल हो, ठीक है ना बेटा, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हो, ठीक है, ओके, और तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो हर टाइम के बाद उसका एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है, उसके बाद वो वैल्यू क्या होता है, रिपीट होता है। ऐसा नेचर आज के बाद कोई दिखता है तो सिग्नल को आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ दिखा सकते हो, एक्सेप्ट डीसी सिग्नल, ये वर्ड याद रखना, एक्सेप्ट डीसी सिग्नल, ओके, व्हाट इज द, अब उसके रीजन क्या है वो क्लियर करेंगे आपको जब ऐसे शुरू करेंगे ना, तो वहां बताएंगे कि हम साइन और कॉस को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से दिखा रहे हैं सर, डीसी क्यों नहीं दिखाया आपने, ठीक है ना, वो भी आपको रीजन हम क्लियर कराएंगे वहां पे, क्लियर है। तो यहां पर देखो, तो मेरे लिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समरी, मैंने क्या बताया बेटा, अभी ओवरऑल मैंने ये बताया कि देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल आप पढ़ रहे हो, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी आज का जो भी चीज होगा, हमारे पास कोई भी बॉडी दिया होगा, ठीक है ना, उस बॉडी का एज ए टेक्निकल वर्ड बोलो, आपको ये दे रखा है कि इसको करना है, जैसे वॉइस तुम देख रहे हो, ये आप बोलते हो सर वॉइस जा रहा है, इसका एनालिसिस कैसे करें ठीक है ना, कोई भी सिग्नल ऐसा नहीं है कि जाता है, आप देखना उसको इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म ही बनाया जाता है, तो उसके लिए आपने एक मेजरमेंट और डिवाइस सुना हो बेटा, ट्रांसड्यूसर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर वॉइस है, आपका ऑडियो है, पिक्चर है सर, तो उसका एनालिसिस कैसे करें सर, अरे भैया आप पढ़ते हो मेजरमेंट में कि आप एक ट्रांसड्यूसर लेते हो जिसका एकदम एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर होता है कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जब चीज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट में चला गया, ओके तो उसको सर्किट से पास करा लो यार, और उसका एनालिसिस कर लो, क्लियर है ये बात। तो यानी आज के बाद जब भी हमको एनालिसिस किसी चीज का करना है तो वो हम कुछ भी नहीं करेंगे, उस सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो यही चीज आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ोगे, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट के साथ। तो मेरा यहां पर आपको ज्यादा डिटेल में बताने का ये नहीं है कि आप डिटेल में, जेई के लिए ना डिटेल के लिए होना चाहिए मेरे हिसाब से, यदि टफ डिटेल के साथ ना आपको प्रिस्क्राइब्ड हो कि ठीक है ना कि आपको क्या आना है, तो सर अभी तक आपने जो पढ़ाया उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो देखो आरएलसी का जो इक्विवेलेंट निकालना है दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, और केसीएल और केवीएल जब तक नहीं समझ में आता है यार पिंड मत छोड़ना, यदि वो केसीएल केवीएल नहीं आ रहा है तो आप बहुत दिक्कत में जाओगे, आगे प्रॉब्लम आपको होना ही होना है, और आप प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे। इसलिए बेटा आप लोग सारे से रिक्वेस्ट है कि जब तक आपको केसीएल केवीएल नहीं समझ में आएगा आपको पिंग करना है और बोलना है सर कि मेरी क्लियर नहीं है, ठीक है ना, तो एकदम आपको क्लियरली बताना है। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो सब्जेक्ट लिया मेरे से, और भी बताया मैंने कि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स आएंगे जो कि ऑलरेडी ये तुम्हारे जो चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो वो 10 से 12 एग्जाम क्लियर कर रखे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके, ऑलरेडी एचपी वाले पीबी वाले मेरे बारे में जानते भी हो यार, आपको जब भी आपके कोई कलीग्स होंगे वो बताएंगे यार ऑलरेडी पता कर लेना कि अरुण सर का बिहेवियर, अरुण सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ऑलरेडी बताया जाएगा वहां पे आपको, मेरे को जरूरत नहीं है कि आपको मेरे के बारे में बताया कि मैंने ये एग्जाम दिया, मैंने ये एग्जाम क्लियर किया, मेरे को 13 से 14 साल टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, तो यार ये सिर्फ के लिए मैंने यहाँ पढ़ाने के लिए आया है, नहीं कि अपने बारे में बताने आया है, ठीक है ना, बारे में बताना वो जिनके लिए जरूरत है वो बताएंगे, मेरे को है कि आपको इफेक्टिव नॉलेज देना, वो कोई गधा भी आता है यहाँ पढ़ाने, मेरे को उससे लेना देना नहीं है, ठीक है ना, यदि आपको वो सक्सेसफुल बना देता है दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, वो बैकग्राउंड में क्या है उससे आपको लेना नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको नॉलेज कितना दिया जा रहा है और कितना एग्जाम क्रैक करने में इसका इंपॉर्टेंस है, क्लियर है। तो नाउ यहां देखो बेटा, यहां पर यही बताना चाह रहे हैं आपको कि मेरे लिए थोड़ा सा मैथ्स का जरूरत होगा, और मैथ्स में अभी भी मैंने बोला कि सारे स्टेबल सिग्नल, तो मैंने आपके लिए बोला और यही यूज करेंगे, जो भी आगे यूज करेंगे बेसिक में, ये आपके लिए इंपल्स होगा, स्टेप होगा, रैंप होगा, साइन होगा, कोसाइन होगा, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होगा, और एक सिंपल सा एक्सपोनेंशियल माइनस में उसके साथ यूटी जुड़ा होगा बेटा, यानी दैट ऑल द सिग्नल्स आर द स्टेबल सिग्नल व्हिच आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज एनी सर्किट होगा।
अनस्टेबल सिग्नल का एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अनस्टेबल सिग्नल लेते भी है तो उसमें एक सिस्टम का इतना कैपेबल होना चाहिए जो नेटवर्क से पास कर रहा है उस सिग्नल को स्टेबल बना दे, तभी पॉसिबल है। ओके, तो मेरा को यहां पर यही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आ रहा है, उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम पढ़ना है। ओके, तो थोड़ा सा मैंने एसी डीसी बताया। जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे हम बेटा, जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट यूनिट का यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 का बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। यूनिट 2 का बात करते हैं। तो पहले जो यहां पर मैंने आपको बेटा पढ़ाया है, मैंने यहां बताया स्लाइड्स में, देखना। ओके बेटा, सिलेबस में जो लिखा है ये सारे के सारी बातें यूनिट 1 में होगा। और यहाँ पर जो थ्योरम को डील करेंगे ना बेटा, यहाँ पर जो थ्योरम हम डील करेंगे ना बेटा, ये थ्योरम में सारे के सारे हम डीसी के लिए करेंगे, पहले डीसी के लिए करेंगे, फिर हम आपको जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ाने जा रहे हैं बेटा उसमें सारी बातें आपको बताएंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को एसी में सॉल्व करेंगे। मैंने बोला ना अभी हम बातें किसका करेंगे, सर सारे पीरियोडिक सिग्नल, पहले डीसी पीरियोडिक था, ठीक है, अब एसी में हम साइन और कॉस लेंगे, और साइन ही क्यों प्रीफर करेंगे, यहां पर हम सारे के सारे एसी एनालिसिस का क्या करेंगे बेटा, एसी एनालिसिस को हम लेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे यार सर्किट के लिए। अब मैंने बोला कि अब जब एसी है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, यानी सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट थिंग है जो बेटा बोलोगे तो सर बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी है, इससे क्वेश्चन आ जाता है यार। आज के बाद ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखोगे आप लोग, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी है, ठीक है बेटा। आज के बाद आपको समझ में आएगा कि साइनोसोडल सिग्नल के को जब भी लेंगे तो हम फेजर डायग्राम से सॉल्व करेंगे। जो e⁻−at लिया था, ut लिया था, ut∆t लिया था, उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे बेटा, ठीक है ना। जो भी पीरियोडिक सिग्नल होगा बेटा उसको फेजर डायग्राम, आगे आप पढ़ोगे रिप्रेजेंटेशन में दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होंगे, एक को बोलेंगे बेटा रेक्टेंगुलर, एक को बोलेंगे रेक्टेंगुलर, दूसरा को बोलेंगे यहां पर सेकंड का बात करोगे दैट इज पोलर। और पोलर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आता है फेजर, फेजर डायग्राम। तो आज का जो भी पीरियोडिक क्वेश्चन दिखेगा उसको सॉल्व करने का एसी में सिंपल शॉर्टकट तरीका क्या होगा, दैट इज फेजर डायग्राम। क्या होगा बेटा, दैट इज फेजर डायग्राम। एसी के सारे क्वेश्चन कर देंगे फटाफट फटाफट, बस ये दोनों को आपको क्लियरली समझना है कि रेक्टेंगुलर क्या होता है बेटा और पोलर क्या होता है बेटा, रेक्टेंगुलर क्या होता है और पोलर क्या होता है, बस इतना समझ लो क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि उसका तो नेटवर्क ही लेना है मेरे को, बार बार कह रहे होगे सर नेटवर्क नेटवर्क बता रहे हो, नेटवर्क है क्या, तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ ब्रीफ दे दे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ले लो यार, जो दिख रहा था यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर नेचर क्या हो जाए, ये डीसी सिग्नल हो जाए, R1 है, R2 है, और ये देखो ये इसको जो बोलते हैं ना नेटवर्क है, दिस इज द इनपुट। और एनालिसिस का मतलब कि इसके क्रॉस या इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट निकालने पूछते हैं, उसका पावर एनर्जी तो अलग, नेक्स्ट डिफरेंट थिंग्स। इसी तरह इसी चीज को आप सॉल्व करना होगा तो यहाँ एसी ले ले, एसी का थोड़ा साइनोसोडल बना देता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है इसमें, इंडक्टर भी हो सकता है और कैपेसिटर भी हो सकता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर वी टी देखो ये टाइम के साथ पीरियोडिक इन नेचर होता है, यानी चेंज होता है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसमें डीसी में वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन जब वोल्टेज और करंट के बारे में बताएंगे। तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, आर एल और सी, इस चीज को हम सारे को नेटवर्क बोल रहे हैं। और यहाँ पर कहीं पर कोई वैल्यू निकाले दैट इज द एनालिसिस होता है। तो हम डीसी के लिए भी यही बात करेंगे और एसी के लिए यही बात करेंगे। लेकिन डीसी के लिए हम बात अभी भी कर रहे हैं कि डीसी में तो तुम मैथमेटिकली सॉल्व कर दोगे कि वही मैथमेटिकली, लेकिन एसी का सॉल्व करना होगा बेटा तो इसमें आसान तरीका फेजर डायग्राम होगा। देखना कितना आसानी से करेंगे, आज के बाद ना आपको दिक्कत, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, फेजर डायग्राम से कर देंगे नाउ। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो कि एसी के अंदर है, दैट इज नोन एज रिजोनेंस। रिजोनेंस से क्वेश्चन होते हैं बेटा, आपका क्या होता है बेटा, रिजोनेंस के अंदर क्वेश्चंस होते ही होते हैं, रिजोनेंस, ठीक है ना, एक रिजोनेंस। अब ये बोलोगे सर रिजोनेंस क्यों पढ़ते हैं, अभी सोचो होगा ना कि यार रिजोनेंस, तो एक सर ने वर्ड पहले से ही बोल के आप प्रॉफिट चाहते हो मैक्सिमम, तो जहां पर ना हमारे पास क्या आ जाए, क्या आ जाए, पिक वैल्यू आ जाए। पिक वैल्यू
क्योंकि एसी का बात कर रहे हैं तो इससे पहले डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होता है बेटा, एसी में सम पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो हम यहां पर वो फ्रीक्वेंसी एनालाइज करने जा रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी एनालाइज करने जा रहे हैं जहां पर उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम रेजोनेंस, साउंड सुनते हो ना जब ट्रेन, तो वो मैक्सिमम पीक वैल्यू सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो पीक वैल्यू जो सेलेक्ट करने का तरीका होता है वो कैसा होता है? तो मैंने बोला था, अभी पीछे पढ़ा था, कोई भी हमको बॉडी दे दो, उसको इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करना है तो हमको वोल्ट RLC में ही कन्वर्ट करके उसको करना होगा बेटा। मैंने बोला तो उस RLC के अंदर किस जगह पे पिक वैल्यू निकालना है, दैट इज रेजोनेंस। सिंपल वर्ड में, एक लेमैन के हिसाब से समझाना हो कि भैया बता दो मेरे को कि रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस कुछ नहीं है यार, सिंपल वर्ड में बोलो कि जहां पर हमको किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, दैट इज रेजोनेंस। और निकालने का तरीका बता दो, वो तो करेंगे यार, वो तो विद इन ए सेकंड बताएंगे। तो यहां पर दो ही तरह का हो सकता है, क्योंकि आपको लाइफ में पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एकदम यहां से ये कर लेना। किसी भी एलिमेंट को अरेंज करना है तो दो ही तरह का अरेंजमेंट होता है बेटा, या तो सीरीज या तो पैरेलल। किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करोगे ना आप, तो देखना आप उसको कन्वर्ट करते हो सीरीज या पैरेलल में। तो मेरे लिए दो ही चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, या तो सीरीज या पैरेलल। तो यहां पर एक सीरीज रेजोनेंस होगा, ओके बेटा, और एक होगा बेटा पैरेलल रेजोनेंस होगा बेटा। एक सीरीज रेजोनेंस होगा और एक पैरेलल रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। इसमें कंडीशन, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कंडीशन पे ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल भी इसी पे होता है, बस आपको तरीके बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन तुरंत कर ले, कैसे क्वेश्चन हम तुरंत जस्टिफाई करके तुरंत कर ले विद इन सेकंड। मेरा क्वेश्चन कोई भी मेरे क्लास के बाद तुमको 30 सेकंड से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा सॉल्व करने में, ये हम बता दे रहे हैं। इतना न्यूमेरिकल में दावा कर रहे हैं यार, ठीक है ना। आफ्टर जब मेरा क्लास खत्म होगा, सारे टॉपिक खत्म हो जाए, आप करके देख लेना, किसी भी पेपर उठा लेना, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। इतना कंफर्टेबल जोन में ला देंगे, पूरे का पूरा कंफर्टेबल जोन हो जाएगा आपका कि अरे यार ये क्वेश्चन है, ये तो तुरंत हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे हम। ओके नाउ एक इसमें लास्ट टॉपिक बेटा जो मैंने देखा है अब जेईई के पेपर में, कभी कभी ना एक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर टाइम कांस्टेंट निकाल दीजिए। जेईई वाले पेपर में आते हैं यार, पीवी में भी देखा, हरियाणा का जो हुआ था उसमें भी था, और एचपी के पेपर में तो होता ही होता है यार कि सर मेरे को टाइम कांस्टेंट निकालना ना। अरे टाइम कांस्टेंट आराम से निकल जाएगा, कहीं पर नहीं, यदि एक्स्ट्रा पढ़ना है ये थोड़ा सा। ये होता ना, एक यूनिट होता है जो बीटेक वाले बच्चे होंगे, ठीक है ना, बीटेक वाले बच्चे होंगे यार, और डिप्लोमा वाले भी अब आजकल स्मार्ट हो गए हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सबको पता चल जाता है। तो एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है बेटा लाइफ में ना, दो ही चीज चलेगा, एक यहां पर मैथमेटिकल बात करोगे तो एक स्टेडी स्टेट चलता है और एक ट्रांजिएंट चलता है। जो पीछे पढ़ा है ना बेटा, वो सारे के सारे चीज स्टेडी स्टेट था, सारे के सारे स्टेडी स्टेट था, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जहां पर जाके वैल्यू सैचुरेट हो जाए या एक फिक्स्ड टाइम पर मूव करता चला जाए। ट्रांजिएंट नाम ही है कि टाइम के साथ जो वेरी करे, तो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है उस टी की वैल्यू निकालने आता है आपका पेपर में डायरेक्टली। तो वो चीज हम यहां पर यूनिट में बात करेंगे बेटा, टाइम कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट ना ऑर्डर चलता है, ऑर्डर भी बताएंगे कैसे निकाला था, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, सेकंड ऑर्डर सर्किट, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर आपके मैक्सिमम जो पेपर में आया है फर्स्ट ऑर्डर वाले ही आए। ऑर्डर निकालने में पैनिक मत लेना यार, ये सारे कुछ बताएंगे हम, ऐसा नहीं कि हवा में बता देंगे। तो दो ही सर्किट होता है, एक RL होता है या एक RC होता है। तो इसमें टाइम कांस्टेंट निकालने का, ये टाइम कांस्टेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका बात करोगे तो L/R होता है, और इसका टर्म का बात करोगे तो RC होता है। यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक और बच गया है जो आपके सिलेबस में आता है, दैट इज एक थोड़ा छोटा मोटा फिल्टर पूछ लेता है आपसे बेटा। क्या पूछ लेता है? फिल्टर वाली बातें, फिल्टर की बातें पूछ लेता है बेटा कि फिल्टर कौन सा है, हाई पास, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है ना। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। और थोड़ा सा हम इस सिलेबस को खत्म करते हुए आपको हम थोड़ा सा बातें ये बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जेईई वाले पेपर थोड़ा सा देख लो आप लोग, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या समझते हो? सिंपल वर्ड में, हम ज्यादा नहीं लेंगे जिससे कि आपका एग्जाम और आपके बातें, मेरी बातें आप तक पहुंच जाए। हम इस सिंपल वर्ड में बताना चाहेंगे कि ये नहीं कि पूरा इतिहास पढ़ लो, नॉट रिक्वायर्ड यार, पहले पेपर क्रैक कर लेते ना, फिर रिसर्च करेंगे बैठ के दोनों।
तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है यहां पर सर, ये बता दो आज मेरे को। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व देखा होगा जब भी आप पढ़ते हो ना, 12th में पढ़ा होगा, तो एक एप्लीकेशन होता है इंटीग्रेशन का, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई वेव फॉर्म दे रखा हो ऐसा, क्योंकि यूज करेंगे बेटा अभी। यदि आपको देखा होगा ऐसे दे रखा होगा 4 और 2 xt है, बड़ा ध्यान से देखना। लग रहा है सर क्यों पढ़ा रहा है, देखना जब अंदर आएंगे ना तो ये बहुत यूज करेंगे धड़ल्ले, और तुम बोलोगे यार बहुत अच्छा था। जैसे इसको मैथमेटिकली लिखना होता, अरे लिखना कौन सा बड़ा, हम बोले ना कि वो स्ट्रेट लाइन देगा ज्यादा या कांस्टेंट पैरेलल, क्या है भाई ये लिखना होता तो सर 4 है, कहां से कहां तक, 0 से 2, अदरवाइज क्या है सर, 0 है सर, कौन सी बड़ी बात, अदरवाइज क्या है सर, 0 है सर, क्या है, 0 है। अब आपसे पेपर में होता कि I इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी डी टी, यार मैंने आपको क्या बोला कि मैथमेटिकली दे रखा है इंटीग्रेशन, इसका वेव फॉर्म दे रखा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एकदम टाइम को बचाना है, ठीक है ना। ये वोल्टेज और करंट में दे रखा होगा, आगे हम बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर। यदि ये दे रखा है तो यार भैया जब इंटीग्रेशन की बातें हो गई और कर्व आपके पास गिवन है, तो इधर की बातों को भूल जाओ, डायरेक्टली यहां कुछ मत करो, दिख रहा है रेक्टेंगल और स्क्वायर है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, 4 into 2 दैट इज डायरेक्टली 8, और यहां पर यूनिट लिख लेना, क्या यूनिट है, वोल्टेज है, करंट है, वाट है या जूल है, मेरे को लेना ही देना नहीं है, जो पेपर में मार देंगे, ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इंटीग्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटीग्रेशन आपको पता है कि साइन एक्स का क्या होता है, ठीक है ना, ओके, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, ई पर पावर माइनस ए एक्स, मैंने पहले ही बोला था, इसका बात करोगे तो ई पर पावर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए, अब प्लस सी कांस्टेंट का बातें हम यहाँ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करोगे, देखो अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बेटा, अब यहां पर हम बात करते हैं थोड़ा सा लिटिल बिट, ओके, यहां पर कि मैंने बोला था आपको डेल टी, जो और दूसरा सिग्नल पढ़ाया था यू टी और ये आर टी, ये 3 सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साइन कॉस और एक्सपोनेंशियल डी टी यू टी आर टी, इसके अलावा नहीं आएगा, भूल जाओ खा जाओ, नहीं लेना देना है, क्योंकि ये स्टेबल सिग्नल है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो यूटी क्यों प्रीफर करते हैं ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, यूटी क्यों का यूज करते हैं, क्यों यूटी प्रीफर करते हैं वो भी बताएंगे। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है, देखा होगा ना, बड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखना आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक छोटा सा लिटिल बिट क्वेश्चन लेंगे, आपको दिख के आएगा, ओके। कभी भी देखना, यदि हम बात करते हैं तीनों के बीच में रिलेशन होता है, यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंफिनिटी टू 2t माइनस इंफिनिटी टू t, तो यदि डेल टी को इंटीग्रेट करते हो, डेल टी को इंटीग्रेट करते हो तो यूटी मिलता है, यूटी को इंटीग्रेट करते हो तो आर, और हमको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों दूसरे का वाइस वर्सा है, ठीक है ना, और दोनों के दोनों लीनियर ऑपरेटर है, दोनों के दोनों लीनियर ऑपरेटर, ये वर्ड को भी याद रखना, लीनियर। तो इधर से जब आप डिफरेंशिएशन लेके चलोगे तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, यूटी, ओके बेटा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, डेल टी, यानी डी बाई डी टी करेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन देखना जेई वाले में बड़े अच्छे तरीके से पूछा जाता है, देखोगे थोड़ा सा तरीका बता रहे हैं, बहुत यूज होगा आपको, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यूज होगा। अभी आपने पता होगा बेटा, थोड़ा सा सिंपल ले रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन का लेवल बताएंगे कैसे आता है, क्यों इतना सर आपने बताया, और आपको पता होना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos x होता है, और cos x का क्या होता है भाई, देखो माइनस साइन, ये माइनस का ना पंगा के कारण ही, ठीक है ना, अभी आगे बताएंगे। माइनस ई पावर माइनस ए एक्स का क्या होता है सर, माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, ठीक है भाई, ओके। अब बाकी ये 3 तो बता दिए, बाकी ये तो 3 बता दिए जो मेरे को इंपॉर्टेंस था, ओके। नाउ अब मेरे को पता है कि P इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, P इक्वल टू, अब बात करोगे P इक्वल टू, एक मिनट है, अब चलो डी डब्ल्यू बाई डी टी, ओके बेटा। अब मेरे को एनर्जी और पावर के बीच में रिलेशन देखोगे तो एनर्जी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू टी और P डी टी, यस।
अब देखो पावर एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, ये तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, वी डोंट नो, ठीक है ना, ओके, उसके अंदर P is given as in this form, P is given in this form, 4 or 2 pt dt, pt dt. What is the energy across it? What is the energy across it? अरे भैया अभी मैंने बोला कि इंटीग्रेशन दिख जाएगा जब वेव फॉर्म गिवन है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एकदम क्वेश्चन आता है, देख लेना क्वेश्चन आता है, और इसका बात करो तो वही 8 जूल हो जाए, जूल या कैलोरी डिपेंडिंग अपॉन द आंसर कैसे, तो दोनों के बीच में रिलेशन है वो हम कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी में आपको क्वेश्चन एल और सी में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखोगे एल और सी का बात करोगे, एल और सी का बात करोगे, ओके, एल और सी का बात करोगे, मेरे को एल है तो मेरे को पता है कि वी एल इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। बोलता है इफ द करंट अक्रॉस द इंडक्टर, इफ द करंट अक्रॉस द इंडक्टर इज रैम्प, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है ना। अब बाकी वैल्यू दे रखा होगा 2, और बोला है कि I की वैल्यू इज गिवन इन द, नेचर पूछ लेता है, गिवन एज द रैम्प सिग्नल, रैम्प सिग्नल। तो व्हाट इज द नेचर, वैल्यू नहीं पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, ओनली नेचर, कि आउटपुट पे जो मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है, फिर नेचर पूछ रहा है, तो मेरे को पता है कि किसका रिलेशन है, आई की वैल्यू क्या है, रैंप दे रखा है, रैंप को डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता था भाई, क्या मिलता था, स्टेप सिग्नल, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट इज द स्टेप सिग्नल। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो बेटा ये सारे के सारे आपका जो है, ये सारे के सारे आपके बेसिक्स है जो कि मैंने अभी लिया, अभी मैंने शुरुआत नहीं किया, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा आपका एकदम बेसिक्स शुरू करेंगे, कि बेसिक्स शुरू करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल कहां से इनहेंस हुआ और कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज को एनालिसिस, मैंने बोला ना बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब वी आर गोइंग टू एनालिसिस सर्किट को, सर्किट को एनालिसिस, और सर्किट में जब भी इलेक्ट्रिकल वर्ड आता है तो आर एल सी का बात करेंगे, और उसके साथ एक डिपेंडेंट सोर्स भी होता है, वो बात की बात है, आर एल और सी होगा, और इनपुट और आउटपुट की जो बात करोगे वोल्टेज और करंट से ही बात करोगे, क्या बात करोगे, वोल्टेज और करंट्स के ही बात करोगे बेटा, ठीक है ना, वोल्टेज और करंट के, क्योंकि आरएलसी से दिखाएंगे कि आपका ये स्टेबल हो जाता है, दैट्स व्हाई। तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगा हम बेसिक से एकदम लेके चलेंगे कि आप क्या होता है नेटवर्क, क्या होता है सर्किट, ओके, उसमें नेटवर्क और सर्किट बनता है कैसे, व्हाट इज द नोड, व्हाट इज द ब्रांच, व्हाट इज द लूप, व्हाट इज द मेश, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, नहीं तो आपको ये लेक्चर भी हम थोड़ा सा किर्चॉफ्स लॉ बता देते, ओके बेटा। तो थैंक यू, ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसके बाद हम लेते हैं, ओके।